क्वेश्चन पूछे गए हैं उन पेपर के क्या सॉल्यूशंस है, क्या आंसर की है, वो मैं आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ उसका। उसके अंतर्गत देखो अपन क्वेश्चन से पहला क्वेश्चन ये पूछा है, श्रवण में विकृति की माप की जाती है, क्वेश्चन नंबर 1 है जिसके अंतर्गत ऑप्शन डाला है जैसे हर्ट्ज के रूप में, दूसरा है वोट के रूप में, तीसरा है डेसिबल के रूप में, ये दूसरा डाला है, ये तीसरा डाला है और चौथा ऑप्शन डाला है पौंड के रूप में। देखो दोस्तों, जब मैंने ध्वनि तरंगें पढ़ाई थी उस टाइम बताया था कि इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंग की तीव्रता किस में नापते हैं? डेसिबल में नापते हैं। ध्वनि तरंग की तीव्रता डेसिबल में नापते हैं। और मैंने बताया था कि अपनी जो जनरली अकॉर्डिंग टू WHO जो ऑडिएबल रेंज है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड वेव, ध्वनि तरंग की तीव्रता है, वो मैंने एवरेज आपको 55 से 60 के आसपास बताई थी। और मैंने बताया था कि ये जब ज्यादा हो जाती है तो एयरड्रम क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। मैंने कहा था लगभग 120 dB से ज्यादा होती है तो एयरड्रम क्या हो जाता है? रप्चर हो जाता है। तो अपन ध्वनि या स्वर्ण में जो विकृति है, उस विकृति के अपन माप किसके द्वारा करते हैं? डेसिबल के द्वारा करते हैं। डेसिबल के द्वारा नापी जाती है। इसके बाद के अंतर्गत सेकेंड क्वेश्चन पूछा है, कौन सी गैस ग्लोबल वार्मिंग गैस नहीं है? कौन सी गैस है जो हरित गृह प्रभाव वाली नहीं है? क्वेश्चन नंबर टू, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वाली, निम्न में से कौन सी गैस हरित गृह प्रभाव वाली है, ये पूछा है। दोस्तों, जब मैंने एनवायरनमेंट पढ़ाया था उस एनवायरनमेंट के अंतर्गत मैंने आपको ये कंपोजिशन बताया था। मैंने आपको कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग गैसेज में 50 से लेकर के 60% होती है CO2। मैंने कहा था कि ग्लोबल वार्मिंग के अंतर्गत लगभग 20% होती है मैथेन। मैंने कहा था ग्लोबल वार्मिंग है उसके अंतर्गत लगभग CFC होती है 14 से लेकर के 16% के आसपास। इसके अलावा मैंने कहा था कि N2 नाइट्रस ऑक्साइड है। इसके अलावा मैंने कहा था कि ओजोन है प्लस अदर घटक बताए थे। तो ग्लोबल वार्मिंग गैसेज में कौन कौन सी? देखो, CO2 है, मेथेन है, CFC है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड है और ओजोन है। इसके अंदर देखो ऑप्शन डाला दोस्तों, नाइट्रोजन नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, हाइड्रोजन नहीं है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये रही नाइट्रस ऑक्साइड। तो क्या आंसर गया? नाइट्रस ऑक्साइड। इसके अलावा देखो एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है, अमोनियम नाइट्राइड का सूत्र है। अमोनियम नाइट्राइड का मतलब दोस्तों, जो नाइट्रोजन है उसकी जो -3 वैलेंसी होती है उसको अपन क्या कहते हैं? नाइट्राइड कहते हैं। यहां पर अपने ऑप्शन क्या डाला है? NH4N। NH4N के अंदर अपन बात करें तो यहां तो N की क्या होती है? -1 है, ये नहीं हो सकता। सेकेंड ऑप्शन डाला है NH4(2N3), इसके अंतर्गत जो नाइट्रोजन है इसकी -2 होगी, ये भी नहीं है उसका। तीसरा ऑप्शन डाला है NH4(3) और N, इसके अंतर्गत नाइट्रोजन की क्या है? -3 है। और चौथा ऑप्शन डाला है NH4(3N2), इसके अंतर्गत दोस्तों ये भी नहीं है, अर्थात ये क्या है? अमोनियम नाइट्राइड का क्या है? सूत्र है। इसके अलावा दोस्तों मैंने जब पॉलीमर पढ़ाए थे, बहुलक पढ़ाया था, रेसे पढ़ाए थे रीट एग्जाम के अंतर्गत, रीट की पेपर के अंतर्गत एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि एक पॉलीमर है डेक्रोन। जो डेक्रोन है, ये डेक्रोन किसका बहुलक है? डेक्रोन किस प्रकार का बहुलक है? दोस्तों जब मैंने रेसे पढ़ाए थे उस टाइम बताया था डेक्रोन है
ये इसके दो बेसिक यूनिट होती है। एक तो होती है इसके अंतर्गत एथिलीन ग्लाइकोल और दूसरा होता है उसके अंतर्गत टरथेलिक एसिड। एथिलीन ग्लाइकोल और टरथेलिक एसिड, ये अपने पास एथिलीन ग्लाइकोल है और दूसरे इसके अंतर्गत क्या होता है, टरथेलिक एसिड है। ये टरथेलिक एसिड, ये दोनों आपस के अंतर्गत मिल करके क्या बनाती हैं, डेक्रोन बनाती हैं। तो ये तो है एथिलीन ग्लाइकोल, एथिलीन ग्लाइकोल है और प्लस क्या होता है, टरथेलिक एसिड है, टरथेलिक एसिड। ये दोनों आपस में मिलकर के क्या बनाता है, एक डेक्रोन नामक का क्या बनाता है, रेशा बनाता है। इसके बाद में एक बहुत सिंपल सा क्वेश्चन पूछा है कि पेट में अम्लता का उपचार के लिए एंटासिड जो काम में लेते हैं उसमें क्या होता है। दोस्तों जब मैंने डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाया था, पाचन तंत्र, उस टाइम बताया था कि अपना जो ये स्टोमक है, अपना जो पेट होता है, इस पेट के अंतर्गत क्या निकलता है, कंसंट्रेट HCl निकलता है। और कंसंट्रेट HCl को खत्म करने के लिए अपन मार्केट से क्या लेके आते हैं, एंटासिड लेके आते हैं, एंटासिड। और एंटासिड के अंतर्गत मैंने आपको कहा था कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड होते हैं। कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, हाइड्रोक्साइड होते हैं। और कैल्शियम और मैग्नीशियम के हाइड्रोक्साइड में से देखो दोस्तों ऑप्शन डाला है कास्टिक सोडा, कास्टिक पोटास, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया और लूनर कास्टिक। तो इसके अंतर्गत क्या आ गया, MgOH2, अर्थात इसको क्या कहते हैं, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया कहते हैं, मैग्नीशिया, अर्थात इसके अंतर्गत क्या रहेगा, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। तो क्वेश्चन ये पूछा था कि पेट के अंतर्गत जो अम्लता है उसको कम करने के लिए एंटासिड के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का। आगे वाला देखो दोस्तों, क्वेश्चन पूछा है कोयला में कार्बन की प्रतिशतता सर्वाधिक होती है। ये मैंने कार्बन के एलोट्रोप, कार्बन के अपरूप पढ़ाए थे, उस टाइम बताया था कोयला। कोयला के अंतर्गत मैंने दोस्तों ये आपको एक सीक्वेंस बताया था, क्रम बताया था कोयला का, कि जो कोयला होते हैं, ये कोयला कितने टाइप का बताया था, 4 टाइप का। जैसे एंथ्रोसाइट है, एंथ्रोसाइट है, उसके बाद में जैसे बिटुमनी है, बिटुमनी है, जैसे लिग्नाइड है, भूरा कोयला लिग्नाइड है, और लास्ट में कौन सा बताया था, पिट बताया था, पिट। मैंने जब पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि सबसे बेस्ट क्वालिटी का कोयला है, और इस कोयले के अंतर्गत कार्बन की जो परसेंटेज होती है वो 95 से लेकर के 98% तक होती है। अर्थात कोयलों में सबसे ज्यादा कार्बन की परसेंटेज किसकी होती है, एंथ्रोसाइट की होती है। सबसे बेस्ट क्वालिटी का जो कोयला होता है वो कौन सा होता है, एंथ्रोसाइट का कोयला होता है। इसके बाद के अंतर्गत आगे वाला जो क्वेश्चन पूछ रखा है कि पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। जब दोस्तों जब मैंने बायोटेक पढ़ाई थी उस टाइम एंटीबायोटिक पढ़ाई थी। एंटीबायोटिक के पढ़ाते टाइम मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पेनिसिलियम नोटेटम नामक फंगस में, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम, पेनिसिलियम नोटेटम नामक कवक से किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक ने पेनिसिलियम नोटेटम से किसकी खोज की थी, पेनिसिलिन की खोज की थी। ये एक प्रकार की क्या होती है, फंगस है, कवक है। इसके बाद में देखो दोस्तों किस कोशिकांग में क्रिस्टी पाई जाती है। ऑप्शन डाल रखा है जैसे गोल्जी बॉडी है, ये अपना देखो दूसरा ऑप्शन है जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है, ये अपना माइटोकॉन्ड्रिया है। इस माइटोकॉन्ड्रिया की इनर मेम्ब्रेन है, आंतरिक झिल्ली है। आंतरिक झिल्ली में देखो ये अंगुली के समान प्रोसेस है, ये अंगुली के समान प्रोसेस है, और इस अंगुली के समान प्रोसेस को क्या कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं। क्रिस्टी किसके अंदर होती है, माइटोकॉन्ड्रियम। तो क्वेश्चन सिंपल सा पूछा है
कि कौन सा कोशिकांगक है जिसके अंतर्गत आंतरिक झिल्ली के अंतर्गत क्रिस्टी पाई जाती है। क्रिस्टी किसमें पाई जाती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक झिल्ली अंदर घुसकर अंगुली के समान प्रोसेस बनाती है, जिसको अपन क्रिस्टी कहते हैं, जिसके ऊपर F1 पार्टिकल लगे रहते हैं। जो F1 पार्टिकल या एलिमेंट्री पार्टिकल या ऑक्सीसोम कहलाता है, जिसके ऊपर ETS कंप्लीट होता है। ETS साइकिल क्या होता है? पूर्ण होता है, कंप्लीट होता है। इसके बाद में दोस्तों एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता है, कीटाहारी पादप कौन सा है? यूट्रिकुलेरिया। कीटाहारी पादप कौन सा होता है? यूट्रिकुलेरिया है, इंसेक्टिवोरस प्लांट है यूट्रिकुलेरिया। जब मैंने नाइट्रोजन चक्र पढ़ाया था उस टाइम बताया था कि कुछ कीटाहारी प्लांट होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं, क्योंकि इनके अंतर्गत क्या होते हैं? डाइजेस्टिव एंजाइम पाए जाते हैं। नाइट्रोजन को अर्थात प्रोटीन को पचाने वाले क्या होते हैं? एंजाइम होते हैं जो भूमि में नाइट्रोजन की पूर्ति करते हैं। उनमें से एक प्लांट है यूट्रिकुलेरिया, जो एक प्रकार का क्या होता है? इंसेक्टिवोरस प्लांट है, कीटाहारी कैटेगरी का पादप है। इसके बाद हम पूछा है सौरमंडल में लाल रंग का ग्रह होता है मंगल ग्रह। मंगल ग्रह रेड कलर का क्या होता है? ग्रह होता है। इसके बाद दोस्तों एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है डोर्स। डोर्स का पूछा है कि डोर्स क्या चीज है। जब मैंने डिजीज पढ़ाई थी, बीमारियां पढ़ाई थी, उस टाइम एक जीवाणुजनित रोग पढ़ाया था। उस जीवाणुजनित रोग के अंतर्गत सबसे पहले मैंने पढ़ाया था, जीवाणुजनित के अंतर्गत पहली जो बीमारी पढ़ाई थी वो क्या थी? टीबी थी। टीबी। और टीबी को क्या कहते हैं? क्षय कहते हैं, तपेदिक कहते हैं, गरीबों की बीमारी कहते हैं। और गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करने के लिए इसके लिए डोर्स प्रोग्राम चलाती है। और उस डोर्स का मतलब था डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन शॉर्ट ट्रीटमेंट कोर्स थेरेपी। अर्थात ये डोर्स का मतलब क्या है? किस रोग के लिए चला जाता है? टीबी के लिए। और ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, अर्थात इसके अंतर्गत क्या आंसर हो गया? पहला आंसर हो गया। डायरेक्ट और ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी किसकी चिकित्सा होती है? टीबी की। अर्थात डोर्स प्रोग्राम का पूरा मतलब क्या हो गया? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स थेरेपी, शॉर्ट कोर्स थेरेपी किसके लिए चलाई जाती है? डोर्स प्रोग्राम टीबी के लिए चलाई जाती है। तो डोर्स क्या चीज है? इसके बाद में एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा भोजन समूह किलो कैलोरी प्रति ग्राम आधार पर प्रचुरतम है। दोस्तों मैंने जब फूड एंड न्यूट्रिशन पढ़ाया था, उस फूड एंड न्यूट्रिशन के अंतर्गत मैंने सबकी कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी, कैलोरी मान बताया था, सबका कैलोरीफिक वैल्यू बताई थी। मैंने आपको बताया था कि धान्य बेसिकली है वो अपने पास 3 टाइप के होते हैं। एक तो क्या होता है? फैट है, और एक क्या होता है? प्रोटीन है, और एक क्या होती है? कार्बोहाइड्रेट है। इसका कैलोरीफिक वैल्यू होती है, वो मैंने बताया था 9.3 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। और इसका मैंने आपको बताया था लगभग 4.2 किलो कैलोरी प्रति ग्राम है। और इसका लगभग कितना है? 4 किलो कैलोरी प्रति ग्राम के आसपास है। तो सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू किसकी होती है? ऑयली सब्सटेंट की, ऑयली पदार्थ की। इसके अंदर दोस्तों पहला पदार्थ डाला है अनाज, मिलेट व दालें। सबसे पहला है अनाज, मिलेट व दालें। नहीं, अनाज, मिलेट और दालें तो क्या होती है? प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट है। दूसरा है सब्जियां व फल। नहीं। तीसरा है दूध व दूध उत्पादन, अंडा, मांस, मछली। नहीं। तीसरा देखो दोस्तों ऑप्शन डाला है तेल, वसा, दृढ़ फल व तिलहन, मतलब ऑयली सब्सटेंट। इसके अंतर्गत आता है देखो तेल है, तिलहन है, इसके अंतर्गत वसा है। ये क्या होती है? सबसे ज्यादा कैलोरीफिक वैल्यू रहती है। तो कैलोरीफिक वैल्यू सबसे ज्यादा किसकी होती है? तेल, वसा, दृढ़ फल और तिलहन की होती है। इसके बाद में क्वेश्चन डाला है
सेक्सुअल और एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बीच के कायांतरण की कार्यनीति को क्या कहते हैं दोस्तों? ये हेट्रोगेमी कहलाती है। ये क्या कहलाती है? हेट्रोगेमी। क्वेश्चन पूछा है लैंगिक व एजन लैंगिक जन के एकांतरण को क्या कहते हैं? सेक्सुअल व एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की जो यूनिट है, जो कार्यनीति है, उसको क्या कहते हैं? एक ऑप्शन डाला है, पहला ऑप्शन डाला है पॉलीएम्ब्रियोनिक, बहुभ्रूणता, बहुभ्रूणता। सेकेंड ऑप्शन डाला है, वह डाला है एनिसिक जनन, एनिसिक जनन। और थर्ड ऑप्शन डाला है विषम युग्मन, युग्मन। और फोर्थ ऑप्शन डाला है असंगत जनन, असंगत जनन। क्वेश्चन ये है कि लैंगिक और अलैंगिक जनन, देखो दोस्तों अपन बात करें पॉलीएम्ब्रियोनिक तो एक अलग ही कंडीशन है। इसका तो मतलब होता है एक साथ कई भ्रूणों का विकास होना, तो ये तो अलग कंडीशन हो गई, है नहीं इससे कोई मतलब। एनिसिक जनन का मतलब होता है बिना निषेचन के रिप्रोडक्शन होना, एनिसिक जनन है, तो मतलब नहीं है। असंग जनन एपोमिक्सिंग एक अलग चीज है, कोई मतलब नहीं है। अर्थात अल्टरनेट लैंगिक व अलैंगिक जनन होना क्या कहलाता है? विषम युग्मन कहलाता है। तो ये विषम युग्मन कहलाता है। इसके बाद के अंतर्गत अपन देखें तो एक क्वेश्चन देखो सिंपल सा पूछ रखा है कि एक यहां से एक डोरी लटका रखी है, मास लटका रखा है। इस मास का जो वेट होता है वो होता है 0.75 kg। तो दोस्तों इसने पूछा है बल कितना होता है? बल कितना होता है? बल कितना लगता है? F बराबर कितना होता है? mg होता है। अर्थात m दे रखा है 0.75 और g 9.8 होता है। सोल्व करते हैं तो 7.35 न्यूटन होता है। तो बल कितना हो गया? 7.35 न्यूटन प्रकार का क्या हो गया? बल हो गया। इसके बाद में देखो जब मैंने दोस्तों एसएचएम पढ़ाई थी उस टाइम एसएचएम के अंतर्गत मैंने आपको ऊर्जा के रेशियो बताए थे। उसमें से क्वेश्चन पूछा है कि एक सिंपल पेंडुलम से संबंधित कौन सा राइट है। देखो दोस्तों ये सरल लोलक है, ये सरल लोलक यहाँ है, यहां से यहां जाता है, तो इसकी जो यहां से यहां आगे यहां आ गया, यहां से ये आगे जाता है, तो ये इसके अंतर्गत क्या होती है? आयाम की कंडीशन है, आयाम है। अर्थात स्थितिज ऊर्जा होती है U बराबर 1/2 के x स्क्वायर होती है। और ये माध्य स्थिति है, ये माध्य है और ये क्या है? आयाम की स्थिति है। अर्थात जैसे U डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है x स्क्वायर के, अर्थात जैसे से x बढ़ेगा U बढ़ेगा, तो यहां पर क्या होती है? U क्या होती है? मैक्सिमम होती है, और यहां पर U क्या होती है? मिनिमम होती है। अब देखो क्वेश्चन ये पूछा है कि अधिकतम विस्थापन में स्थितिज ऊर्जा न्यूनतम होती है। नहीं, गलत हो गया ये तो। अधिकतम विस्थापन की स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, हाँ ये राइट है। और माध्य स्थिति में गतिज ऊर्जा न्यूनतम होती है, नहीं, यहाँ अधिकतम होती है। और माध्य स्थिति में स्थितिज ऊर्जा अधिकतम होती है, नहीं। दोस्तों ये राइट हो गया कि आयाम की स्थिति के अंतर्गत स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। अधिकतम विस्थापन अवस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होती है? अधिकतम होती है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ रखा है कि कौन सा तापमान संभव नहीं है, कौन सा टेम्परेचर है वो संभव नहीं है। देखो दोस्तों टेम्परेचर नापने के अपने पास, जब मैंने क्लास में तापमान पढ़ाया था उस टाइम मैंने बताया था कि ताप मापने के पैमाने पढ़ाए थे। मैंने बताया था 4 पैमाने, सेंटीग्रेड है, केल्विन है और रिम्यूर है और फ़ारेनहाइट है। 4 पैमाने मैंने आपको पढ़ाए थे। उस टाइम मैंने कहा था कि केल्विन के अंतर्गत मैंने आपको 2 टर्म पढ़ाई थी, परम ताप और परम शून्य ताप। परम ताप और परम शून्य ताप, उसमें मैंने कहा था कि परम ताप किसको कहते हैं? जब टेम्परेचर केल्विन में लेते हैं। और परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर को। और मैंने कहा था कि सबसे कम से कम ताप 0 केल्विन टेम्परेचर संभव है। 0 केल्विन टेम्परेचर से कम कभी भी संभव नहीं। अर्थात क्या संभव नहीं हो सकता? -8 केल्विन टेम्परेचर है वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि मिनिमम से मिनिमम के टेम्परेचर कितना संभव है? परम शून्य ताप संभव है। और परम शून्य ताप किसको कहते हैं? 0 केल्विन टेम्परेचर को कहते हैं। एक दोस्तों देखो आगे वाला क्वेश्चन डायरेक्ट मेरी कॉपी में सीधा सेम टू सेम मैंने क्वेश्चन करा रखा है। मैंने क्वेश्चन कराया था किसके अंतर्गत?
थर्मोडायनामिक्स वाले पार्ट के अंतर्गत, और मैंने ऊर्जा की यूनिटें बताई थी। उस टाइम मैंने बताया था कि 1 कैलोरी बराबर कितना होता है 4.2 जूल, और मैंने आपको क्लास में बताया था कि 1 जूल में कितनी कैलोरी है। देखो 1 जूल बराबर कितना हो गया, 1 कैलोरी अपॉन कितना होता है 4.2, अर्थात कितना होगा 1/4.2 कैलोरी इतनी होती है। और सोल्व करते हो तो दोस्तों 0.24 कैलोरी आती है। और एग्जाम में सीधा पूछा है 1 जूल में कितनी कैलोरी है, 1/4.2, या मैंने आपको सीधा ही कहा था कि ऐसा आएगा 0.24, ये आया है एग्जाम के अंतर्गत। इसके अलावा देखो मैंने आपको जब दर्पण और लेंस पढ़ाए थे उस टाइम मैंने समतल दर्पण पढ़ाया था, और समतल दर्पण के अंतर्गत मैंने आपको 2 क्वेश्चन कराए थे क्लास के अंदर। 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन ये मैंने कराया था, ये समतल दर्पण है, ये समतल दर्पण है और इसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा है। ये व्यक्ति पूरा का पूरा प्रतिबिंब इसमें बनाना चाहता है। इसकी हाइट कितनी है, अपन व्यक्ति की हाइट कितनी है, h है, ये x है, x बराबर h/, कितना होना चाहिए 2, अर्थात दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की कितनी होनी चाहिए, आधी। यहां पर देखो क्वेश्चन पूछा है कि वस्तु कितनी है 2 है, और ये पूछा है कितनी है, तो 2/2 बराबर कितनी होगी 1 मीटर, कितनी होगी 1 मीटर। और आगे वाला देखो दोस्तों मैंने साउंड वेव आपको पूरा पढ़ाया है, ध्वनि तरंगें। तो ध्वनि का संचरण होता है। मैंने कहा था कि 2 प्रकार की तरंगें होती है, अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य। अनुदैर्ध्य तरंगें माध्यम के साथ माध्यम की दिशा में गति करती है, अर्थात ध्वनि तरंगें कैसी होती है, अनुदैर्ध्य होती है, और साथ साथ ऊर्जा का क्या करती है, ट्रांसफर करती है, अर्थात कैसी होती है, प्रगामी होती है। तो ध्वनि का संचरण होता है, ध्वनि का संचरण कैसा होता है, अनुदैर्ध्य होता है, अनुदैर्ध्य, और कैसा रहता है, प्रगामी होता है। प्रगामी का मतलब होता है ऊर्जा का ट्रांसफर करती है। ध्वनि तरंगें कैसी होती है, ध्वनि कैसी होती है, अनुदैर्ध्य और प्रगामी होती है। अनुदैर्ध्य और प्रगामी तरंग होती है ध्वनि तरंगे। इस प्रकार दोस्तों अपन बात करें तो आपको लगभग मैंने अपने जो पेपर के अंदर का जो क्वेश्चन आया है, एक क्वेश्चन वो भी पूछा है। मैंने आपको आंख पढ़ाई थी, आंख के अंतर्गत ये बताया था मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। तो दूरदृष्टि दोष, देखो एक तो शॉर्ट साइटनेस पढ़ाई थी मैंने, और एक आपको लॉन्ग साइटनेस या फार साइटनेस पढ़ाई थी। जो फार साइटनेस है उसके लिए कौन सी टर्म काम में लेते हैं, एक के लिए मायोपिया, दूसरे के लिए हाइपरमेट्रोपिया। तो कौन सी टर्म काम में लेते हैं, हाइपरमेट्रोपिया। इस प्रकार कुल मिलाकर के अपन दोस्तों देखें तो लगभग ये पूछा है क्वेश्चन 29 नंबर का क्वेश्चन है कि दूरदर्शिता के लिए कौन सी टर्म काम में ली जाती है, हाइपरमेट्रोपिया। इसके अलावा अपन बात करें, इस प्रकार दोस्तों कुल मिलाकर के इस रीट के पेपर के अंतर्गत जो मैंने आपको पढ़ाए थे, मेरी कॉपी में से सारे के सारे लगभग एक क्वेश्चन को अपन छोड़ दें कि आध को, तो पूरे डायरेक्ट एंड डायरेक्ट क्वेश्चन करा रखे हैं मैंने। सब साइंस के पूरा पेपर आपको सॉल्यूशंस करवा दिया है। इसके बाद में आगे अपने जस्ट अभी तक मैंने रीट के पढ़ाए थे, इसके बाद में आगे कंटिन्यूस रूटीन के अंतर्गत अपनी वापस क्लासेस शुरू हो जाएगी। और जिनका पेपर अच्छा हुआ है वो अच्छे कंपटीशंस की तैयारी करें, आगे फर्स्ट ग्रेड की तैयारी करें, क्योंकि दोस्तों आप ही जानते हो कि अपने राजस्थान के अंतर्गत ऐसा होता है कि एक बार कोई एग्जाम हो जाती है, उसके बाद में रिजल्ट, सिलेक्शंस, ज्वाइनिंग, तो उसमें लंबी प्रोसेस लगती है। इसलिए टाइम खराब नहीं करके दूसरी कंपटीशन की तैयारी करें आगे की अच्छी, ताकि अपन इससे भी बेटर कर सकें लाइफ के अंतर्गत। ठीक है, थैंक यू।